नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में साइंस का आपसे हम टेस्ट लेंगे। अब मात्र 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम टेस्ट लेंगे दोस्तों। ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप इस टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा, एक भी प्रश्न स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये टेस्ट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए फिर हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और पहले सुन लीजिए, जितना भी प्रश्न इसमें करवा रहे हैं उसको आपको पहले खुद से आंसर सोचना है, ठीक है। इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिएगा, ठीक है। और 20 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही देते हैं, ईमानदारी पूर्वक से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मैक्सवेल ने, बी में लिखा है फ्राडे ने, सी में लिखा है एम्पियर ने और डी में लिखा है फ्लेमिंग ने। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो फ्राडे ने की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ब्रिक, बी में लिखा हुआ है रक्त और थर्ड में लिखा हुआ है श्वेत ग्रंथि और डी में लिखा हुआ है अग्नाशय। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो ब्रिक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? ऑप्शन ए में लिखा है कॉर्निया, बी में लिखा है दृष्टिपटल, सी में लिखा है पुतली और डी में लिखा है आइरिस। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दृष्टिपटल पर बनता है, ठीक है, जिसको रेटिना भी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा है परिवर्तित नहीं होता है और सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में लिखा निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कोयला, बी में लिखा है सूर्य और सी में लिखा है पानी और डी में लिखा है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें। टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, ठीक है, क्योंकि दोस्तों टेस्ट देने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक। देखिए छठा नंबर प्रश्न कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ई में लिखा है उत्तल, बी में लिखा है अवतल, सी में लिखा है बेलनाकार और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है 6.0 से 6.8, बी में लिखा है 7.0 से 7.8 और सी में लिखा है 2.1 से 3.8 और डी में लिखा है 5.1 से 5.8। तो दोस्तों, ये प्रश्न में आपको बताना है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है हमारे शरीर में पीएच, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। आठवां नंबर,
देखिए पहले आपको सारा प्रश्न को दोस्तों जवाब खुद से सोचना है, ठीक है। इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये बउआ वाला प्रश्न है, ठीक है। काफ़ी आसान प्रश्न है। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दें, जल्दी इस कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा है बैगनी, बी में लिखा है हरा, सी में लिखा हुआ है यहाँ पे लाल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसमें कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन ई में लिखा है हीरा, बी में लिखा है लोहा और सी में लिखा है पीतल और डी में लिखा है सोना। देखिए इसमें आपको बताना है दोस्तों कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें पूछा गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन दर्पण रहता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समतल, बी में लिखा हुआ है अवतल और सी में लिखा है उत्तल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये आपको साथ में याद रखना है कि हजामत बनाने के लिए यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और डॉक्टर लोग दोस्तों रोगियों को गला दांत को इलाज करने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ये आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एल्युमिनियम का, बी में लिखा है तांबे का और सी में लिखा है लोहे का और डी में लिखा है टंगस्टन का। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीला वाला बल्ब देखे है ना घर में लगा हुआ, उसका जो फिलामेंट का तार बना हुआ होता है वो टंगस्टन का बना होता है। जब उसको देखिएगा पीला वाला बल्ब को तो याद कीजिएगा कि सर बताए थे कि विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट तार बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। और देखिए जब आपसे पूछे दोस्तों कि विद्युत हीटर की कुंडली जो होता है वो किस तंतु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, इसमें पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कांच की सिल्ली, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण और सी में लिखा है उत्तल लेंस और डी में लिखा है प्रिज्म। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है XX, बी में लिखा हुआ है XY और सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XY होता है, ठीक है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं तो XX होता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 14 नंबर, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 7 के बराबर, बी में लिखा है 7 से अधिक और सी में लिखा है 7 से कम और डी में लिखा है कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। VVI प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपसे पूछा गया है कि किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच होता है तो 7 से कम होता है, ठीक है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछा जाए कि किसी भी क्षारीय विलयन का पीएच होता है तो क्षारीय विलयन का पीएच 7 से अधिक होता है, ठीक है। और जब आपसे पूछा जाए दोस्तों कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, ठीक है। ये तीनों को आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है
सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है H2H2O7 और बी में लिखा हुआ है H2SO4 और सी में लिखा हुआ H2H2O4 और डी में लिखा हुआ H2H2O8। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र होता है तो H2SO4 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का दोस्तों अम्लों का राजा कहा जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है H2SO4। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। और दोस्तों आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कीटोन, बी में लिखा हुआ एल्डिहाइड और सी में लिखा हुआ अम्ल और डी में लिखा हुआ ईथर। तो यहाँ पे आपको बताना है ये प्रश्न में दोस्तों कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो अम्ल कहते हैं। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इसमें पूछा गया है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बउआ वाला प्रश्न है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए में लिखा है घेंघा, बी में लिखा है मधुमेह और सी में लिखा है बौनापन और डी में लिखा है कोई नहीं। आपसे पूछा गया है दोस्तों कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। पहले आप सारे प्रश्न को खुद से जवाब दें दोस्तों। आपको मैं ये बात को बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इससे आपको तैयारी को पता चलेगा कि हमारी तैयारी क्या है, आपको हम कितना पढ़ते हैं। अपनी तैयारी को आप जांचिए। ठीक है, और लास्ट में 20 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही देते हैं अंत में कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक, देखिए 18 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ई में लिखा है 1, बी में लिखा हुआ है 2 और सी में लिखा हुआ है 8 और डी में लिखा है 4। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया आपसे इसमें कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 4, बी में लिखा है 5 और सी में लिखा है 6 और डी में लिखा है 7। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है NaHCO3, बी में लिखा हुआ NaOH और यहाँ देखिए सी में लिखा हुआ है Na2 और यहाँ पर लिखा हुआ CO3 और डी में लिखा है KOH। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिए। 20 में से कितना प्रश्न का आप जवाब बिल्कुल सही दिए हैं कमेंट में करके हमें बताइए। ठीक है, अगर जो दोस्तों आपका 19 सही हुआ है या 19 प्लस सही हुआ है तो आपका तैयारी शानदार तरीके से चल रहा है। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों को 15 से कम सही हुआ है उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, दिन रात मेहनत करने की आवश्यकता है। और दोस्तों एक बात को अपनी लाइफ में हमेशा याद रखिएगा कि इस दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है, बस सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चलिए। ठीक है, पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए और जब भी हम नेक्स्ट टेस्ट लें तो उसमें आप 20 में 20 सही कीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, ये होमवर्क में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, होमवर्क प्रश्न है। देखिए आपसे इसमें पूछा गया है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी में लिखा हुआ है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा कमेंट बॉक्स में करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।